जय हिंद स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं आज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अभी तक जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मली क्या होता है, इसमें एनोड कैथोड एक ही कंटेनर में दिखाया जाता है। बैटरी की जरूरत होती है इसके अंदर, क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को करवाता है। ठीक है, कुछ इस तरह का होता है देखने में। बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, इलेक्ट्रोड्स के बीच में। जो पॉजिटिव टर्मिनल से हम इलेक्ट्रोड कनेक्ट करते हैं उसे एनोड, और जिसे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उसे कैथोड बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये कहता है ऐसा डिवाइस होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन होती है, वो तब होती है जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो डिकम्पोज होता है, और उसके बाद हमारा जो केमिकल प्रोसेस है एनोड कैथोड रिएक्शन, पता चलता है क्या क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो देखिए इसमें हम लोग जो मेन पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट, लिसिस का मतलब होता है डिकम्पोज। देखो ब्रेकिंग लिखने से बचना, इसमें ब्रेकिंग वर्ड कोई मतलब आप लिखेंगे कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है इसमें। फर्क ये होता है, जैसे मान लो मेरे पास एक टेबल सॉल्ट का टुकड़ा है, नमक का एक बड़ा सा टुकड़ा है मेरे पास, ये टुकड़ा है। मैंने इसमें ईंट पत्थर कुछ भी मार के इसको तोड़ दिया, ये छोटे छोटे कुछ पीसेस में टूट गया। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो यहां पर मैं वर्ड यूज करूंगा इनके लिए ब्रेकिंग, कि यहां पे क्या हो गया, ब्रेक हुआ है। ठीक है, और इन सभी में जो ब्रेक हो, पहले क्या था, जो ये टेबल सॉल्ट का टुकड़ा था, इसमें इसके जो कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट था NaCl, केमिकल फॉर्मूला NaCl टूट गए ना। इन सभी फॉर्मूला क्या है, NaCl 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 NaCl, ये ब्रेकिंग है, ब्रेक हो गया। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, जो केमिकल फॉर्मूला है ना, वो अपने यही अपने आयंस में टूट जाएगा। ये यहां इसके लिए हम यूज करेंगे डिकम्पोज, यहां इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं हम डिकम्पोज। ब्रेकिंग या ब्रेक वर्ड यूज करने से थोड़ा सा बचने की कोशिश करना है इसमें। ठीक है, अच्छा ठीक है जी। तो होता क्या इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, फिर जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट होगा क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो क्या होता है ये, ठीक है, ओके। दो एस्पेक्ट में हम इसको पढ़ते हैं, जो इलेक्ट्रोलिसिस है हमारे पास, दो एस्पेक्ट में हम इसको पढ़ते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और एक होता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वांटिटी
मात्रा, अमाउंट, ठीक है, वो चाहे मास की टर्म में हो, वॉल्यूम की टर्म में हो, ठीक है, क्वांटिटी, क्वालिटी, क्वालिटी मतलब इसमें अमाउंट से मतलब नहीं है। ये क्या बताता है, ये हमें बताएगा कि जो एनोड कैथोड होंगे उस पर जो प्रोडक्ट बनेगी, जो केमिकल रिएक्शन होगी वो क्या होगी। तो क्वालिटेटिव में हमें क्या पता चलता है, जो एनोड और कैथोड है इस पर जो केमिकल रिएक्शन होंगी इन पर, और उस केमिकल रिएक्शन से जो प्रोडक्ट निकलेंगे कि एनोड पे क्या प्रोडक्ट निकल रहा है, कैथोड पर क्या प्रोडक्ट निकल रहा है, वो पढ़ते हैं हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में। क्वांटिटेटिव में क्या, अमाउंट के बारे में पढ़े, कितना निकला, कौन सा निकला वो यहां से पता चलेगा, कितना निकला वो किससे पता चलेगा, क्वांटिटेटिव, जिसको हम फैराडेज लॉ के अंदर पढ़ेंगे। कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की तो कितना कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो था मेटल का, वो इलेक्ट्रोड, एनोड या कैथोड किसी पर डिपॉजिट हुआ, या कोई जो गैस है वो कितने लिबरेट हुई एनोड या कैथोड से, वो सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इस पर असर डालते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिसिस। एक होता हमारे पास नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो एक होता है मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इनका क्या असर पड़ता है, देखिए जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है ये कहता है कि देखो अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है NaCl, या यूज किया है MgBr2, या यूज किया है NaOH, तो इनके हिसाब से एनोड और कैथोड पे प्रोडक्ट भी क्या क्या मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। जैसे ये आपका टूटी क्या देगा, Na+ और Cl- देगा, ये आपका Mg2++ में 2Br- देगा, ये आपका Na++ में OH- देगा। तो जब मैंने इलेक्ट्रोलाइट ही चेंज कर दिया, जब मैंने ये इलेक्ट्रोलाइट ही चेंज कर दिया, तो इससे एनोड कैथोड पर जो आयन जाएंगे वो भी क्या जाएंगे, अलग अलग जाएंगे। तो इससे एनोड कैथोड प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे तीनों केसेस में, ठीक है, इसमें कुछ मिलेगा, इसमें कुछ मिलेगा, इसमें कुछ मिलेगा। तो पहला तो ये हो गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। फिर कहता है कि अगर आप नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेम रखो लेकिन मीडियम चेंज कर दो तो भी प्रोडक्ट चेंज हो सकता है। जैसे कि नॉर्मली तो हम क्या है, इसमें दो ही तरह के मीडियम पढ़ने वाले हैं, या तो इलेक्ट्रोलाइट को आप या तो इलेक्ट्रोलाइट को मोल्टन फॉर्म में लेंगे, या आप उसे एक एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे, उसका एक एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। जब मोल्टन, इसमें NaCl की बात करता हूं, NaCl अगर मैं मोल्टन फॉर्म में ले रहा हूं तो मुझे मिलेगा Na+ और Cl-, तो इन्हीं में से एक एनोड पे जाएगा, एक कैथोड पे जाएगा। देखिए एक्वस सॉल्यूशन की बात करूं और वहां पे मैं लूं NaCl, कैसा NaCl, एक्वस, तो अब मुझे Na+, Cl-, H+, OH- और H2O, अब मेरे पास ये आयन और मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो अब मेरा जो प्रोडक्ट है वो पहले वाले जो मोल्टन स्टेट वाले का जो प्रोडक्ट मिल रहा था एनोड कैथोड से, उससे क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। तीसरा फैक्टर क्या है, तीसरा है आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे कैसे ये डिपेंड करता है, देखो बेसिकली दो तरह के इलेक्ट्रोड्स हम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक हम पढ़ते हैं अटैकिंग इलेक्ट्रोड, या कह दो एक्टिव इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड वो होती है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर और सॉल्यूशन प्रेशर दोनों बराबर होते हैं। तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगी ना ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। ये क्या है, रिएक्शन खुद पार्टिसिपेट नहीं करती है। ये खुद पार्टिसिपेट नहीं करती है, क्या करती है, अपनी सरफेस प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए सिर्फ अपनी सरफेस प्रोवाइड करती है। एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होती है, या तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन प्रेशर से ज्यादा होगा, या इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन प्रेशर से कम होगा। ठीक है, अगर ये एक्टिव होती है मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, मतलब क्या होता है इसको कुल मिला के एक्टिव इलेक्ट्रोड का, कि ये क्या करती है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। तो एक सीधी सी बात है, मैं इलेक्ट्रोलाइट सेम लूं अगर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सेम लूं और मीडियम भी सेम ले लूं, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट सेम लूं, लेकिन एक बार तो उसको प्लैटिनम में रख दूं, जैसे प्लैटिनम या ग्रेफाइट क्या होती है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होती है, एक बार सिल्वर कॉपर या किसी और आयरन वगैरह किसी और इलेक्ट्रोड की पर उसमें डाल रख दूं उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट को, तो दोनों में प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, अलग अलग मिल सकते हैं। ठीक है, दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग मिल सकते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड का एग्जांपल क्या हो गया आपका, जैसे कि प्लैटिनम और ग्रेफाइट। ठीक है, अच्छा कितने हो गए, 3 फैक्टर हो गए। अब बात करते हैं फोर्थ फैक्टर की। फोर्थ फैक्टर क्या है, ये आपका फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज डेंसिटी फ्लो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ, चार्ज डेंसिटी फ्लो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, चार्ज डेंसिटी फ्लो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें क्या है, ये सिर्फ आपका जो डाइल्यूट NaCl वाला केस होगा ना, डाइल्यूट NaCl, उसमें काम आता है। जब इसकी बात करेंगे तो उसको समझाएंगे। ये चौथा फैक्टर है। पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तीसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, चौथा आपका चार्ज डेंसिटी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, और यहीं से हम पांचवें फैक्टर की तरफ चलते हैं। पांचवा फैक्टर होता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसका भी जो अधिकतर यूज होगा वो NaCl वाले केस में ही होगा, कि आप इलेक्ट्रोलाइट को कैसा लेकर चल रहे हो, क्या आप उसे डाइल्यूट NaCl इलेक्ट्रोलाइट लेकर चल रहे हो या कंसंट्रेटेड NaCl लेकर चल रहे हो, इसके हिसाब से प्रोडक्ट चेंज हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको मेंशन ना किया जाए न्यूमेरिकल में, थ्योरी में कहीं पर उसको मेंशन ना किया जाए, तो ध्यान रखना आपको उसे कंसंट्रेटेड NaCl वाला केस ही मानकर चलना होता है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि बहुत काम आने वाले हैं जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कुछ भी मेंशन ना किया जाए इलेक्ट्रोड के बारे में, तो आप ये मानकर चलेंगे कि प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड दी गई है। और प्लेटिनम जो होती है वो एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होती है। मतलब इसका सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बराबर होता है। पॉइंट नंबर 2, अगर गलती से बचना है तो पहले एनोड जो है, एनोड पर होने वाली केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नियम है, नहीं, ये एक अनुभव है। ये आपको पता चलेगा आगे आगे कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। पॉइंट नंबर 3, ये कहता है कि अगर एक से ज्यादा आयंस हो
एक से ज्यादा आयन्स हो, तो हम क्या मानेंगे, किस आयन का ऑक्सीडेशन है, किसका रिडक्शन। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मेरे पास ऐसा हो जो कटायन है वे भी दो हो और एनायन भी दो हो, तो इन दो कटायन में से कौन सा है जो अपने से अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड की तरफ जाएगा, और इन दो अनायन में से कौन सा है जो एनोड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो उसका पता कैसे चलेगा। रिडक्शन कहां होगा, कैथोड पर। ऑक्सीडेशन कहां होगा, एनोड पर। या कौन सा इनकी बात की जा रही है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज उसको अनायन जाएगा, ANION अनायन, यहां पे CATION कटायन। तो कौन सा कटायन प्रेफर किया जाएगा जिसके SRP की वैल्यू ज्यादा हो, कौन सा अनायन प्रेफर किया जाएगा जिसके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब SOP की वैल्यू हायर हो। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 4 कहता है अगर कहीं पर ऐसा हो कि वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर जो H2O है वाटर, इसका ऑक्सीडेशन हो, ठीक है, तो ऐसे में उसके लिए केमिकल रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी, ये अगर उसका रिडक्शन होगा तो कैसे होगा, तो फिर इसको ऐसे लिखा जाएगा। तो रिडक्शन फॉर्म में वाटर को ऐसे दिखाया जाएगा, किस पर, कैथोड पर, और ऑक्सीडेशन में ऐसे दिखाया जाएगा एनोड पर। ठीक है, ये हो गया। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट है जो बहुत ज्यादा ही यूज होने हैं। अब इन्हीं के बेस पर हम इलेक्ट्रोलिसिस के टाइप्स की बात करते हैं। ठीक है, किस तरह का इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मोल्टन सॉल्ट के इलेक्ट्रोलिसिस की। सबसे सिंपल टाइप का यही है। अब जैसे इसमें मान लो मैं केस लेकर चलता हूं कि एक बार है तीन सोल्ट अपनी मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन मतलब पिघली हुई, तो इसमें एक ही तरह के अनायन होंगे, मतलब एक ही तरह कटायन और एक ही तरह का अनायन। कटायन क्या होगा, सिंपल है, Na+ क्या होगा इसमें, कटायन, और Cl- क्या होगा, अनायन। इसकी बात करें तो Mg2+ क्या होगा, कटायन, और Br- क्या होगा, अनायन। यहां पे Al3+ क्या होगा, कटायन, और Cl- क्या होगा, अनायन। अधिकतर जो अल्कली मेटल्स है वो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के जरिए ही उसकी ओर से अलग किए जाते हैं। देखिए अब हमने यहां पे क्या कर दिया, यहां पे मोल्टन NaCl भरा हुआ है, इस वाले में मोल्टन MgBr2 भरा हुआ है, और इधर वाले में मोल्टन AlCl3 भरा हुआ है। तो बहुत सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर ये अपने आयन्स में टूट जाएंगे। NaCl कैसे टूटेगा, Na+ और Cl- में। MgBr2 कैसे टूटेगा, Mg2+ और Br- में। 2Br- तो Br- लिखा हुआ है यहाँ पे। ये कैसे टूटेगा आपका Al+3 प्लस में Cl- में। अब बहुत सिंपल सी बात है, एनोड पर प्लस चार्ज, प्लस की तरफ कौन जाएगा, माइनस वाला।
ये कैथोड पे माइनस चार्ज इस तरफ कौन सा जाएगा, Na+ वाला। तो यहाँ पे होगा क्या, क्योंकि ये मेटल है तो ये तो इस इलेक्ट्रोड पे चिपकनी स्टार्ट हो जाएगी, कि यहाँ पे क्या होगा, मेटल चिपकनी स्टार्ट हो जाएगी इस इलेक्ट्रोड पे। कौन सी मेटल, सोडियम। और क्लोरीन क्या नॉन मेटल है, गैस होती है, तो ये क्या होगा, ये गैस के रूप में यहां से बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, इधर से क्या क्लोरीन गैस निकलेगी। तो एनोड कैथोड रिएक्शन क्या आएगी यहाँ पे, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, प्लस, ठीक है, ये होगा आपका 2Cl- गिव्स यू Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये माइनस आ गया, माइनस का मतलब क्या, ये एक्वस फॉर्म में, ये सॉल्यूशन का हिस्सा था पहले, और Cl2 क्या, गैस, यहां से गैस निकलेगी। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, Na+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू 2Na। हमें क्या इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने होते हैं, यहाँ पे 2 है इसलिए मुझे यहाँ पे 2 लेना पड़ा है, ठीक है। अब चलते आगे, अगर आप यहाँ पे Cl- लेके चलते तो हाफ Cl2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन लिखते, खाली Cl नहीं लिख सकते, Cl2 गैस के रूप में निकलता है। इधर बात करते हैं, अगर एनोड कैथोड रिएक्शन की बात करते हैं इस तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो Mg2+ किस तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ, क्योंकि इसमें माइनस चार्ज है। Br- आयन किस तरफ जाएगा, एनोड की तरफ, क्योंकि हमारी एनोड पे क्या प्लस चार्ज है। Mg2 ये मेटल होता है, Mg2 क्या होगा, इसमें इसका रिडक्शन होगा, यहाँ पे कैथोड की तरफ जाएगा तो और इसका Br- से क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो 2Br- 2Br- gives you Br2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स। Br- से एक्वस फॉर्म चार्ज है, ये ब्रोमीन क्या होता है आपका, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे गैस की फॉर्म में आप इसे लिबरेट कर सकते हैं। Mg2+ रिडक्शन होगा, आयनिक फॉर्म है, और मैंने बताया पूरी यूनिट के अंदर जहां भी आयनिक फॉर्म आएगी वो क्या है, वो चीज एक्वस फॉर्म में होगी, सॉल्यूशन का हिस्सा होगी। और ये आपका मैग्नीशियम क्या होता है, सॉलिड स्टेट में, S लगा देंगे यहाँ पे सोडियम के साथ क्या आएगा, सॉलिड स्टेट में है। S इधर एनोड कैथोड रिएक्शन लिखेंगे इसके लिए, यहाँ पे क्या आएगा, एनोड। तो हमारे पास Cl- किस तरफ जाएगा, Cl- प्लस चार्ज है, माइनस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन तो कैथोड में जाएगा। Cl- किस तरफ आएगा, एनोड की तरफ आएगा। तो एनोड पे क्या होगा, 2Cl- एक्वस फॉर्म, एक्वस, सॉरी मैं गलती से ना यहाँ एक्वस लिखता जा रहा हूं, मेरी गलती है, क्योंकि हम यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन नहीं ले रहे, लिक्विड लेके चल रहे, मैंने हर जगह यहाँ एक्वस लिख दिया है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ ये लिक्विड फॉर्म में है ना, तो इसको मैं लिक्विड ही लिखूंगा, लिक्विड लिक्विड, और यहां भी लिक्विड, ठीक है, यहां भी लिक्विड फॉर्म से था ये, ओके, ठीक है। 2Cl- gives you Cl2 गैस + 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा किसका, Al3+ का। Al3+ जो कि लिक्विड की फॉर्म में था, मोल्टन फॉर्म में था, प्लस में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा और क्या बनाएगा, Al बनाएगा। अब एक बात देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 2 आ गया, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये 2 रहेगा, और यहाँ पे मुझे 3 करना है फिर, कि बराबर तभी होंगी, 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन थे, मुझे यहाँ पे कितने, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास 6 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 6Cl- लेने पड़ेंगे, और वहां पे क्या बनेगा, 3Cl2 बनेगा, 6Cl- 3Cl2, ये Cl2 गैस निकलेगी। तो इसमें क्या होगा, जो Cl2 गैस है वो निकल रही है हमारे पास एनोड से, ये निकली, और कैथोड से क्या होगा, कैथोड पे जो एल्यूमिनियम है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम चिपकना स्टार्ट हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। ऐसे इसमें क्या होगा, यहां से तो ब्रोमीन निकल रहा होगा, ठीक है, हाँ, और इधर क्या है, जो कैथोड है उसके ऊपर मैग्नीशियम डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देगा इधर, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, जिसमें एक ही तरह का कैटायन और एक ही तरह का एनायन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
फिर इसके बाद बात करते हैं। एक पॉइंट और मुझे इसमें लिखना है, फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं आगे की तरफ। अभी हमने केस फर्स्ट डिस्कस कर लिया है, जिसमें मोल्टन सॉल्ट जो होता है, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, उसका हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवा दिया। उसमें एक ही तरह का कैटायन था, एक ही तरह का आनायन था। और जो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड इसका बहुत यूज होता है, जो अल्कली मेटल्स होते हैं उन्हें उनके ओर से अलग करने के लिए। जैसे कि आपका जो रॉक सॉल्ट होता है उससे आप सोडियम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो डोलोमाइट होता है उससे मैग्नीशियम या कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और इसी तरह से जो आपका एल्यूमिनियम होता है उससे एल्यूमिनियम जो होता है प्योर एल्यूमिनियम, उसको इसी मेथड से अलग किया जाता है। अब चलते आगे। एक पॉइंट नंबर 5 है जिस पर आपको ध्यान देना है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई ऐसी इलेक्ट्रोड है जो अटैकेबल है, जैसे सिल्वर, कॉपर वगैरह, मतलब प्लेटिनम, ग्रेफाइट को छोड़ दो, बाकी अटैकेबल ही होती है। तो अब ये जो मेटल है ना, ये जो मतलब मेटल इलेक्ट्रोड है, ये अपने ही एटम्स का क्या करेगी, उन्हीं का ऑक्सीडेशन शो करेगी, मतलब उन्हीं मेटल एटम्स को मेटल आयन में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगी। फिर इलेक्ट्रोलाइट से कुछ भी दे रखा हो आपको, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक ये ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन फॉर्म है इसमें वाटर की SOP की वैल्यू और यहाँ पे वाटर की SRP की वैल्यूज लिख दी है, ठीक है, इनकी में जरूरत पड़ेगी, ये इस टेबल से ही आई है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे हमारे केस नंबर 2 की। केस फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, केस सेकंड जो है वो क्या कहता है, देखिए। अब एक्वस सॉल्ट्स जो होते हैं हम उनके इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे पास एक्वस NaCl का सॉल्यूशन है, तो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड का यूज करते हुए कैसे उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा। अब क्योंकि मेंशन नहीं किया गया है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है कि कंसंट्रेटेड है, तो ऐसे में क्या मान के चलेंगे, हमेशा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ही मानकर चला जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे डाइल्यूट NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए, अब इनके सेटअप तैयार करते हैं पहले। देखिए, अब डिस्कस करते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इसका जो इलेक्ट्रोलाइट NaCl वो अपने आयंस में टूटेगा, साथ में कुछ अमाउंट में वाटर जो है वो भी H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, और काफी सारा H2O एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब ये जो कटायन मेरे पास है Na प्लस और H प्लस, और देखो H2O में तो स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव दोनों हिस्से होते हैं, तो ये तो दोनों इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव कर सकता है। तो प्लस वाले दौड़ेंगे कटायन की तरफ, सॉरी कैथोड की तरफ, और यहां से H2 दौड़ेगा, क्योंकि इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोड की तरफ कैथोड है, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है। एक छोटा डंडा होता है बैटरी का, इसे नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, ठीक। इसी तरह से जो माइनस चार्ज वाले हैं वो दौड़ेंगे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, मतलब एनोड की तरफ, साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी जाएगा उस तरफ। तो 3 आयन या मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो कैथोड की तरफ दौड़ रहे हैं, 3 ऐसे हैं जो एनोड की तरफ दौड़ रहे हैं। मैंने इसमें लिखा हुआ है कि पहले हम आइडिया लगाएंगे एनोड पे होने वाली रिएक्शन का, तो मैं पहले एनोड की तरफ ही जाऊंगा।
कि एनोड पर क्या कुछ हो रहा है। देखिए अब एनोड पर प्लस चार्ज है माइनस वाला है, एक Cl माइनस है, OH माइनस H2O है। देखो OH माइनस और H प्लस की बात ही मत करना इसमें, क्यों ना करना, क्योंकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो एक तो पानी है ही बहुत कम, और दूसरा जो कम है ना, जब वो टूटेगा भी तो बहुत कम टूटेगा। इसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, 10 की पावर -7 होती है इसकी कंसंट्रेशन, इतने मोल पर लीटर, इतने मोल पर लीटर। तो ये बहुत ही कम है। तो एक तो वैसे पानी कम है, जो कम पानी उसमें से क्या ना के बराबर मॉलिक्यूल टूट रहे हैं। तो इसमें आप H प्लस और OH माइनस को तो हटा के ही मान के हटा के चलना लगभग लगभग, ठीक है। अब देखिए आगे, अब इसकी तो दौड़ लगा रहे हैं Cl माइनस और हमारा H2O, इन दो के बीच में मेन रेस है। अब Cl माइनस वाला जो है यहां जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। अब ऑक्सीडेशन होगा तो उसके लिए SOP की वैल्यू आएगी -1.36, जहां भी होगी। ये रहा, देखो रिडक्शन फॉर्म में दिखा रखा है Cl2 से Cl माइनस, Cl पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे -1 है। तो जब इसको रिडक्शन फॉर्म में दिखाया गया ये है, तो ऑक्सीडेशन फॉर्म में दिखाऊंगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा, -1.36 बनेगा। तो जो Cl माइनस है उसके लिए वैल्यू कितनी आ रही है SOP की, इसकी SOP की वैल्यू है 1.36 वोल्ट, ठीक है जी। और जो हमारे पास वाटर है उसकी कितनी आ रही है, रिडक्शन फॉर्म में जो ऑक्सीडेशन वाला है उसके अंदर -1.23 वोल्ट, सॉरी ऑक्सीडेशन होगा, हाँ इसका भी माइनस आएगा, मैंने इसको प्लस लिख दिया गलती से, मैंने इसे प्लस लिख दिया भाई, मेरी गलती है ये, माइनस, ठीक है। और इसके लिए कितना आ रहा है, SOP की वैल्यू आ रही है -1.23 वोल्ट। अब देखने में तो ऐसा लगता है जो H2 वाला केस है उसके SOP की वैल्यू बड़ी है ना, -1.23 वोल्ट क्या होगा, माइनस के 1.36 से बड़ा होगा। लेकिन यहां पर एक खेल है, वो खेल क्या है, वो खेल है ओवर वोल्टेज का। ओवर वोल्टेज क्या है, ठीक है जी, हम एक वैल्यू ले रहे थे 1.23 वोल्ट की, भाई आप इतना वोल्ट अगर लेके चलते हैं तो आपका जो वाटर उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाना चाहिए, टूट जाना चाहिए, और उससे आपकी ऑक्सीजन गैस निकलनी चाहिए। लेकिन अब एक्सपेरिमेंटली करके देखा तो ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे कारण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, अब मान लो मुझे ऑक्सीजन गैस यहां से रिलीज करवानी थी, तो इसके बीच का बॉन्ड तो टूटेगा ही, यहां से तोड़ना ही तोड़ना है, साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी तोड़नी है। और जो वैल्यू दी गई है ना, ये खाली यहां पर ये जो बॉन्ड टूटते हैं इस बॉन्ड को तोड़े बस, उसमें उससे जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाना उसकी दी गई है। जो यहाँ पे वाटर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो ये वीक इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, इसको भी तोड़कर, मतलब इसको भी यहां से तोड़ना पड़े, वो वाली वोल्टेज में ऐड नहीं की गई है। जब उसको ऐड करते हैं उसे बोलते हैं ओवर वोल्टेज, कि हाँ इतनी वोल्टेज की हम बैटरी लेके चलेंगे कि अब इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा इसका, ठीक है। तो जब उस और इसकी ओवर वोल्टेज कितनी होती है, वो लगभग 0.4 वोल्ट से लेके और 0.6 वोल्ट तक उसकी वैल्यू वेरी करती है। तो अगर मैं छोटा नंबर भी लेके चलूं 0.4, उससे भी ऐड करें, माइनस का काउंट होगा वो इसमें, मतलब 1.23 था ना पहले उसमें SRP की वैल्यू, तो उसमें 0.4 ऐड करो, कितना हो गया, 1.23 से आपका 1.63 हो गया। अब वो 1.63 यहां जाएगा, माइनस में तो कितना हो गया आपका, माइनस का 1.63 वोल्ट हो गया। अब मैं पूछूं, बताओ इसमें से और इसमें से किसकी SOP की वैल्यू बड़ी है, तो भाई Cl माइनस की SOP की वैल्यू बड़ी है, और जिसकी SOP की वैल्यू बड़ी होगी उसे क्या करेंगे, उसे प्रेफरेंस देंगे। तो आपकी एनोड से क्या निकलेगा, एनोड से वही निकलेगा। तो एनोड से क्या होता है, Cl2 गैस निकलती है, और रिएक्शन क्या होती है यहाँ पे, वो होती है 2Cl माइनस, 2 Cl माइनस वहां पे गए, ठीक है, जो कि एक्वस सॉल्यूशन का हिस्सा थी। Cl2 गैस रिलीज हुई और साथ में निकले 2 इलेक्ट्रॉन। खिचड़ी जैसा ना लगे, इसे थोड़ा सा इसको सेपरेट कर देता हूं, ठीक है। अब आती है कैथोड की लड़ाई। कैथोड की तरफ कौन कौन तोड़े, कैथोड की तरफ थोड़ा Na+, H+ और H2। H+ को लेंगे नहीं, रीजन मैंने बता दिया है,
कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कंसंट्रेटेड मतलब ही क्या है कि H2 बहुत कम है, एक तो कम है ऊपर से टूटता भी ना के बराबर है। तो ऐसे में क्या ये लगा लो उसका लगभग 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 10 लाख मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल टूटता है H2O का, H प्लस और OH माइनस में। तो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, उसकी बात करने का फायदा नहीं कुछ भी। अब चलते इधर आगे। हाँ, तो कैथोड की तरफ मेन रेस किसके बीच है, Na प्लस और H2O के बीच में। अब Na प्लस की आप वैल्यू देखोगे, SRP रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, तो उसके SRP की वैल्यू होती है माइनस का 2.71 वोल्ट। ठीक है जी, तो Na प्लस आ गया मेरा इधर, इसकी SRP की वैल्यू है माइनस का 2.37 वोल्ट, 2.71 वोल्ट, माइनस का 2.71 वोल्ट। और अब वाटर की बात करें तो इसकी कितनी है कैथोड वाली, माइनस का 0.83 वोल्ट। ये इसका मैंने ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिख दिया है इसको, सॉरी ठीक है, माइनस का 0.83 वोल्ट। अगर मैं इसमें ओवर वोल्टेज भी ऐड कर दूं 0.4 या 0.6, तब भी मैं क्या बोल सकता हूं कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी, बड़ी रहेगी ना। ये आप ये लगा लो कि इसको लगभग मैं लिख दूं माइनस का 1.23 या 43 वोल्ट। ठीक है, तब भी क्या रहेगा, यही वैल्यू ज्यादा रहेगी। ठीक है, तब भी कौन सी बड़ी रहेगी, वाटर वाली वैल्यू बड़ी रहेगी। तो यहां पे कैथोड पे रिडक्शन किसका होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का होगा, ना कि H प्लस का। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर लिक्विड फॉर्म में, जब इसका रिडक्शन होता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, दिखा रखा है रिडक्शन होगा, तो क्या कैसे इक्वेशन लिखनी इसकी, H2 प्लस में 2OH माइनस, H2 प्लस 2OH माइनस, 2OH माइनस। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बनी मेरे पास, मेरे पास ओवरऑल रिएक्शन बनी है, इसे तो अलग कलर लिखा देता हूं, नहीं इसमें नहीं, कि रिएक्टेंट साइड देखो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काट दो और तो कुछ नहीं कट रहा ना। तो क्या बचता मेरे पास, देखो रिएक्टेंट साइड में क्या बचता, 2Cl माइनस एक्वस प्लस H2O लिक्विड गिव्स यू क्या, Cl2 गैस, साथ में H2 गैस, साथ में 2OH माइनस। ठीक है जी, मतलब यहां से क्या निकलेगा, यहां से जो हमारे पास एनोड है उससे तो निकल रही है क्लोरीन गैस, और जो कैथोड है, कैथोड से निकल रही है हमारे पास हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब देखो एक चीज को, जो ओवरऑल रिएक्शन है इसके अंदर, जो ओवरऑल रिएक्शन है इसमें NaOH सॉरी इसमें OH माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मेरा जो ये सॉल्यूशन था इसमें Na प्लस तो यूज हुआ नहीं, तो Na प्लस इसके अंदर है ही, OH माइनस यहां बन रहा है, तो Na प्लस OH माइनस मिला क्या बन गया, NaOH बन गया। NaOH क्या होता है आपका बेसिक, क्या कहते हैं, OH माइनस क्या होता है बेसिक। तो इसमें क्या होगा, समय बीतने के साथ साथ जब OH माइनस और बनना स्टार्ट होता जाएगा तो हम पीएच की वैल्यू इंक्रीज करेगी, पीएच की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, जो इसके मेन पॉइंट्स हैं, इसको चलो मैं फिर दूसरी तरफ लिखूंगा, मुझे इसको साफ करना होगा। इसके मेन पॉइंट्स की बात करते हैं कि कंक्लूजन क्या क्या निकले इसमें। सबसे पहले तो ये निकला है, ये जो मेथड होता है ना, ये वास्तव में सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए यूज होता है, और क्लोरीन और हाइड्रोजन जो होते हैं वो उसमें बाई प्रोडक्ट की तरह बनते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें मेन क्या है, NaOH का प्रोडक्शन होता है इस मेथड से, और H2 और Cl2 जो गैसेस हैं ये इसके होते हैं बाय प्रोडक्ट्स। बाय प्रोडक्ट्स मतलब होता है वो जिनकी हमें जरूरत नहीं थी, जो बन गए, हमें मेन तो ये बनाना था NaOH। ठीक है, और जो NaOH बनता है ना, यहाँ नीचे टैप होती है, उससे निकालते जाते हैं इसको सारे को। दूसरी चीज क्या है,
कि OH माइनस आयन बन रहे हैं मतलब ये समय बीतने के साथ साथ क्या है, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो सॉल्यूशन में पीएच की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो इसका जो पीएच है वो क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 7 हो जाता है। ठीक है, तो ये इसमें एक दो इंपॉर्टेंट बातें थी, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, मैं इसमें एक बात और बताना चाहता हूं, आप जब बुक पढ़ेंगे ना तो उसमें लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल की भी बात की जाएगी कि भाई उस आयन को प्रेफरेंस देंगे जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लोअर हो। मैं उस वाले कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं आपको। डिस्चार्ज मतलब अपने ऊपर के चार्ज को खत्म कर देना, न्यूट्रल हो जाना। ठीक है, तो देखो जैसे मेरे पास यहाँ एनोड कैथोड पे जो चीज मिली है Cl2H2, क्या न्यूट्रल तो हुई है ना, तो H2 पे कोई चार्ज बचा ना Cl2 पे कोई चार्ज बचा। तो चीज को समझना, दोबारा एनोड कैथोड पे आता हूं मैं। एनोड की तरफ गए थे ये दोनों, ठीक है ना, Cl माइनस और H2। अब मान लो इनकी रेस लगी न्यूट्रल होने के लिए कि भाई कौन पहले न्यूट्रल होगा, यहां पे न्यूट्रल होंगे ये, इस तरफ माइनस चलेगा, जैसे मान लो माइनस का 0.5, माइनस का 0.5, माइनस का 1.0, माइनस का 1.5, इस तरफ प्लस चलता जाएगा, प्लस का 0.5, प्लस का 1.0, प्लस का 1.5, ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, यहां पहुंचना है इनको, अगर प्रोडक्ट फॉर्म करना है तो डिस्चार्ज होना है बिल्कुल जीरो पे। तो एक खड़ा हुआ है माइनस के 1.36 पे, यहां लगभग Cl माइनस खड़ा हुआ है माइनस का 1.36 वोल्ट के साथ, और जो वाटर है वो खड़ा हुआ है माइनस के 1.63 के साथ। यहां H2O खड़ा हुआ है माइनस के 1.63 वोल्ट के साथ। तो कोई आपसे पूछ ले कि बताओ जीरो पे जल्दी कौन सा पहुंचेगा, डिस्चार्ज होने का ही तो मतलब है। तो जीरो पे जल्दी कौन सा पहुंचेगा, Cl पहुंचेगा, ये पास में पड़ रहा है, इसलिए यहां से क्या निकला, किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लोअर है, Cl माइनस आयन का, तो एनोड से क्या निकलेगी, Cl2 गैस निकलेगी। ऐसे उस तरफ आ जाओ आप, इधर प्लस का 2 लिख देता हूं 2.0। अब क्या है, एक तरफ तो खड़ा हुआ है आपका Na प्लस, माइनस के अच्छा ये भी माइनस, माइनस के 2.71 पे, यहां लगा लो लगभग, यहां पे अलग कलर से बनाता हूं, यहां पे, यहां मान लो आपका Na प्लस खड़ा हुआ है कि भाई माइनस का 2.71 वोल्ट, मैं तो इतना चाहिए मेरे को डिस्चार्ज होने के लिए। और दूसरी तरफ हमारे पास है हमारा H2O जो लगभग माइनस के 1.23 पे खड़ा हुआ है, लगभग यहां पे माइनस का 1.23 वोल्ट। अब बताओ दोनों में से जीरो पे जल्दी कौन सा पहुंचेगा, किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लोअर है, H2O का, तो इसलिए उसकी तरफ कौन गया, H2O। अब सोचो मैं H प्लस की बात क्यों नहीं करता हूं, कि H प्लस तो होता ही कहां है, जीरो पे है, ये रहा। तो H तो हर बार क्या है, H2 गैस निकलेगी, आप देखोगे कहीं नहीं निकलेगी, तो वहां पे एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे आप, वो समझोगे जैसे आगे चलोगे मैं बताऊंगा उन चीजों के बारे में। तो आप लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल के बेस पर भी जो आंसर निकालोगे वही इस लाइन के अकॉर्डिंग आएगा। तो इस बात को लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स एक दो बातें और ध्यान रखना है इसके अंदर, जैसे कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताओ जैसे जैसे टाइम बीतेगा इसमें तो NaCl की कंसंट्रेशन पर क्या असर पड़ेगा, तो डिक्रीज करेगी वो। साथ में कोई पूछ ले Na प्लस की कंसंट्रेशन पर क्या असर पड़ेगा, तो आप बोलेंगे सेम रहेगा। बात को समझना जरा पूरी गहराई से, यहीं पे गलती हो जाती है। Na प्लस ना तो कैथोड पे जा रहा है ना एनोड पे जा रहा है, तो जितना भी होगा पहले बाद में उतना ही रहेगा। तो Na प्लस की कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन NaCl का जो Cl माइनस वाला हिस्सा है वो एनोड पर Cl2 गैस के रूप में बाहर निकल रहा है, तो Cl माइनस क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कम हो रहे हैं ना, तो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस ये क्या हो रहा है, कम, क्योंकि कंप्लीट कब होगा, जो Cl माइनस उतना ही होगा, Cl माइनस निकलता जा रहा है, तो Na प्लस तो उतना ही बचा हुआ, लेकिन NaCl की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं इससे आगे की तरफ। अब हम लोग बात करेंगे हमारे केस सेकंड के बी पार्ट की, जो क्या कहता है, वो बताता है कि अब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे किसका, हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे डाइल्यूट NaCl का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज करते हुए। तो देखिए
इसमें क्या कुछ होगा, अब इसकी स्टडी करते हैं। फैराडेज फर्स्ट और सेकंड लॉ जो आप पढ़ते हैं वो तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि आपको ये जो टॉपिक चल रहा है फिलहाल ये नहीं आ जाता। क्योंकि अगर आपको एनोड कैथोड ही पता नहीं चलेंगे कि एनोड कैथोड पे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो है क्या, तो आप यही पता नहीं कर पाओगे कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो जब प्रोडक्ट नहीं पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने फैराडे चाहिए किसी चीज को बनाने के लिए या डिपॉजिट करने के लिए, लिबरेट करने के लिए, तो आप क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अब बात करते फिर से डाइल्यूट NaCl। अब क्या है हमारे पास यहाँ पे Na+, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो Na+ मिलेगा, Cl- मिलेगा, पानी, इस बार पानी भर भर के है क्योंकि NaCl क्या ना के बराबर है, डाइल्यूट हो गया ना, H+ OH- और H2O। ये हमें पता है Na+, H+ और H2O, ये तीनों किस तरफ भागेंगे, ये तीनों भागेंगे कैथोड की तरफ, और जो हमारे पास एनोड है उसकी तरफ दौड़ेंगे Cl-, OH- और H2O। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि H+ और OH- को तो लगभग लिया ही मत करो, ठीक है, क्योंकि वाटर में जब 10 लाख मॉलिक्यूल में से एक ही मॉलिक्यूल उनका आयनाइज हो रहा है तो उनकी संख्या ही क्या है, नेग्लिजिबल है ना, और उससे फर्क क्या पड़ेगा, देखो बताता हूं। जैसे अब मैं एनोड कैथोड लिखूं तो अब देखो समझना, अगर आपको डेप्थ नहीं पता है टॉपिक की तो आप गलती कर सकते हैं। इसमें कैसे कर सकते हो मैं आपको समझाता हूं। आपके दिमाग में आएगा यही तो पिछले क्वेश्चन लिखा था, ये इस क्वेश्चन लिखा है, तो जो पिछले में प्रोडक्ट बने होंगे वही तो इसमें बनेंगे। फर्क क्या है इनके अंदर, देखो फर्क क्या, वही समझाने वाला हूं मैं। नर्स्ट इक्वेशन जो कि इस पूरी यूनिट की बैकबोन की तरह है, फॉर्मूला क्या है उसका, E cell is equals to E naught cell minus 0.0591 divided by m log। अगर बात करो रिडक्शन की, तो रिडक्शन में क्या होता है, एरो से पहले होती है आयनिक फॉर्म, है ना, एरो से इसमें नहीं है, एरो से पहले आयनिक फॉर्म होती है, बाद में न्यूट्रल फॉर्म होती है। जैसे हमने इसमें देखा था, हमारी जो भी रिएक्शन होती है नॉर्मली आप इनमें देख रहे हो, कैथोड में क्या है, देखो रिडक्शन फॉर्म में सारे इधर आयनिक फॉर्म लिखी हुई है अधिकतर की, और इस तरफ क्या है, न्यूट्रल फॉर्म लिखी हुई है। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि सॉलिड या प्योर लिक्विड फॉर्म को क्या है 1 मान के चलते हो, कंसंट्रेशन डिवाइड बाय क्या है, यहां पर आएगा जो भी आएगा, यहां पर चीज आएगी हमारे पास, ठीक है, यहां पे जो रिएक्टेंट है वो आएगा। और अगर मैं, ये तो किसके लिए लिखा हुआ है, कैथोड पर जो चीज जाएगी, जो भी चीज कैथोड की तरफ जाएगी उसके लिए है ये चीज। लेकिन अगर कोई चीज एनोड की तरफ जाए तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अब जब मैं इन्हीं को उल्टा करके लिख दूंगा तो एनोड की रिएक्शन बन जाएगी ऑक्सीडेशन वाली, तो उसमें क्या होगा, जो न्यूट्रल फॉर्म है वो एरो से पहले आएगी और आयनिक वाली बाद में। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन आयनिक फॉर्म, तो वो क्या आएगा, ऊपर आता है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई सेल is equals to E naught cell minus 0.0591 divided by n log, और यहां पे आ जाएगा आपका प्रोडक्ट वाली टर्म जो कि आयनिक फॉर्म में है, डिवाइड बाय 1 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब समझना मेरी बात को गहराई से, पहले एनोड वाले की बात करेंगे कि भाई इस पर तो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव वाले दौड़ रहे हैं, नेगेटिव में Cl-, OH- H2, मैंने कहा OH- की बात ही नहीं करेंगे। तो मेन लड़ाई किसकी है, Cl- और H2O की है, ठीक है। और हम किसके, एनोड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एनोड, हाँ ठीक है, एनोड की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए अब यहां पे इन दोनों में मेन कंपैरिजन Cl- और H2O में। अब Cl- का नॉर्मली जब मैं देखता हूं तो वैल्यू तो वही आएगी जो पहले आई थी Cl- के लिए, भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो माइनस का 1.36 वोल्ट आनी चाहिए इसकी SOP की वैल्यू, और जो H2O है इसका शायद 1.63 आया था, इतने वोल्ट के आसपास इसकी SOP की वैल्यू आनी चाहिए माइनस का।
और ये लोअर ये जाना चाहिए। पर समझो इस बार जो Cl माइनस आयन है वो ना के बराबर है, बिल्कुल बिल्कुल ना के बराबर, डाइल्यूट है। जब वो ना के बराबर है और वो एनोड है, यहां पे है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है ना, तो अब ऑक्सीडेशन फॉर्म में जब मैं इसको लिखूंगा तो ये वाली इक्वेशन जाएगी मेरे पास। तो आयनिक टर्म मेरी कहां आ रही है, प्रोडक्ट साइड में आ रही है ना, तो ये आ गया आपका। अब ये जो चीज है ये ना के बराबर है, ये क्या है, ये ना के बराबर है। या रुको एक मिनट, Cl माइनस आ गया मेरे पास और यहाँ पे ये आपका ऑक्सीडेशन तरफ जाएगा, Cl माइनस, इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना भाई, मैं उल्टा लिख गया, एनोड पर 1 बाय आएगा, Cl2 तो बनेगा ना, तो Cl माइनस कहां आ रहा है, रिएक्टेंट टर्म में आ रहा है ना, तो मैंने गलत लिख दिया ये 1 बाय ये रिएक्टेंट वाले में आएगा, ठीक है, हाँ ये आएगा ऐसे, ये ऐसे आएगा। अब समझना मेरी बात को, क्योंकि Cl माइनस की वैल्यू ना के बराबर है, Cl माइनस की वैल्यू क्या बेटा, ना के बराबर है। जब ना के बराबर है तो यहां पे एक छोटा नंबर होगा, जब यहां पे एक छोटा नंबर होगा मतलब एक नंबर जो नेग्लिजिबल सा है, वेरी स्मॉल, और जब डिनोमिनेटर वेरी स्मॉल होगा तो आप अपने आप सोच के बताइए, जब डिनोमिनेटर बहुत छोटा होता है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये लार्ज नहीं हो जाएगी क्या, बड़ी नहीं हो जाएगी, जैसे कि 3/2 और 3/0.2। भाई जो डिनोमिनेटर छोटा तो इसमें भी है, ऊपर वाले नंबर के मुकाबले छोटा इसमें भी है, पर इसमें काफी छोटा, जितना ही छोटा होता जाएगा उतना ही इसको सोल्व करके वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आती चली जाएगी। मैं इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा 1.5, लेकिन जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, लगभग 15 आ जाएगा, सॉरी हाँ 15, तो 10 गुना बड़ा है कि नहीं आया नंबर। तो ऐसे इसमें है, क्योंकि ये ना के बराबर है तो डिनोमिनेटर ना के बराबर बहुत छोटा है, तो ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी। और ई नोट सेल में से जब एक बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई सेल की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल। तो ये जो आप देख रहे हो -1.36 नहीं रहेगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू काफी छोटी पड़ जाएगी, SOR लिख दिया मैंने गलती से, पी है, इसकी वैल्यू क्या पड़ जाएगी, बहुत छोटी पड़ जाएगी, और वो इसकी वैल्यू से भी कहां चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो ऐसे में 10 गुना तक का फर्क आ रहा है। और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, ना के बराबर, 4-5% लेके चल रहे पानी, बाकी सारा क्या है आपका, सॉरी 4-5% लेके चल रहे NaCl, बाकी सारा पानी है। जबकि पहले क्या लेके चल रहे थे, कंसंट्रेटेड वाले में 70-80% तक आपका NaCl लेके चल रहे थे हम लोग, ठीक है, और पानी ना के बराबर था। अब इस केस में क्या होगा, इसकी वैल्यू कम होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस बार एनोड पे कौन जाएगा, एनोड पे जाएगा पानी। और जब एनोड पे जाता है तो रिएक्शन क्या होती है, 2H2O gives you O2 plus 4H plus ions। O2 हमारे पास गैस होती है, ये लिखना पड़ेगा साथ ही साथ, H2O लिक्विड से O2 गैस प्लस 4H प्लस आयंस एक्वस फॉर्म में, प्लस आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। ये आ गया मेरे पास एनोड पे। अब कैथोड की बात करते हैं, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड की तरफ भी कौन रेस लगा रहा है, Na प्लस और H2O। अब कैथोड की तरफ जाएंगे तो रिडक्शन फॉर्म होगी, Na प्लस कहां आएगा आपका, रिएक्टेंट साइड में, ठीक है, और Na कहां आएगा, उस तरफ, ठीक है। तो इसमें तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है, हाँ। अब यहां पे क्या होगा, देखो Na प्लस है, इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी -2.71 वोल्ट। इसकी SRP की वैल्यू कितनी थी, SRP की वैल्यू थी -2.71 वोल्ट। और H2O के लिए SRP की वैल्यू कितनी थी, वो थी आपकी माइनस का 1.23, ओवर वोल्टेज जोड़ के बता रहा हूं मैं, 1.23 वोल्ट माइनस का ओवर वोल्टेज जोड़ के। तो यहां पे तो साफ है इसकी वैल्यू क्या आ रही, कम आ रही ऊपर वाले के मुकाबले, और ये तो कंसंट्रेशन भी कम है, तो ये तो और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा और छोटा नंबर हो जाएगा ये तो, है ना, क्योंकि जितना आप इधर वैल्यू बढ़ाओगे Na प्लस की, मतलब सॉरी Na प्लस क्या बहुत छोटा हो रहा है, कंसंट्रेशन ना के बराबर है, ये बहुत छोटा, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा, और इसमें से कोई बड़ा नंबर घटाएंगे तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, बहुत छोटा आएगा, तो माइनस में और नेगेटिव चला जाएगा, -3 -4 ऐसे चला जाएगा।
तो उसके मुकाबले ये वैल्यू बड़ी है, जो बड़ी होती है जिसकी एसआरपी की वैल्यू बड़ी होती है वो क्या कैथोड में जाता है। तो यहाँ रिडक्शन भी किसका होगा, वाटर का। जब रिडक्शन वाटर का होगा तो मैं लेके चलूंगा 4H2, 4 क्यों लेके चल रहा हूँ, 2 लेके चलूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इसलिए मैं 4H2 लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जरूर बैलेंस करने होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू 2H2 प्लस 4OH माइनस। अब जो कैंसिल होता है पहले तो उसे कैंसिल कर दो, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन, बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। जो ओवरऑल रिएक्शन उसको लिख लो आप लोग, 6H2O गिव्स यू O2 गैस प्लस 2H2 गैस प्लस 4H प्लस 4OH माइनस आयंस। अब यहां पे देखो, यहां पे जितने H प्लस उतने OH बन रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन जो है कैसा रहेगा, इसके पीएच में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आने वाला है। और इस केस में जो Na प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी वो भी सेम बनी रहेगी, NaCl की सेम बनी रहेगी, क्योंकि मैंने जितना NaCl लिया था शुरू में वो ना तो एनोड पे कहीं जा रहा है ना कैथोड पे कहीं पे जा रहा है। तो इसमें ये पॉइंट जरा मैं लिखने की जगह नहीं, आप जरा इसको लिख लेना कि इसमें Na प्लस की कंसंट्रेशन सेम रहेगी, NaCl की कंसंट्रेशन सेम मतलब कांस्टेंट रहेगी। हमारे पास जो एनोड है, एनोड से हमारे पास निकलेगी ऑक्सीजन गैस, और हमारे पास जो कैथोड है वहां से निकलेगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो ये जो चीज है किस तरह से फैराडेज लॉ में काम करेगी। अब फैराडेज लॉ में पूछेगा कि कितनी ऑक्सीजन डिपॉजिट होगी, कितना लीटर होगी, या कितना लीटर हाइड्रोजन डिपॉजिट लिबरेट होगा, डिपॉजिट नहीं। तो आपको पता है इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है। तो जितने भी लीटर ऑक्सीजन बनेगी, हाइड्रोजन उससे कितनी बनेगी, डबल बनेगी। और जब पूछेगा कितना चार्ज चाहिए होता है, तो खैर मैं डिस्कस तो उसी में करूंगा जब मैं इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी बताऊंगा। क्वालिटेटिव चल रहा है जिसमें बस ये पता कर रहे हैं एनोड और कैथोड में क्या बन रहा है, पर फैराडे लॉ इसके बिना काम नहीं कर पाएगा। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो लेक्चर है इसको यहीं पे रोकते हैं, इसके आगे के जो केसेस है उसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने में ध्यान दीजिए। जय हिंद।